साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट में आपका। धन्यवाद भारत अपडेट का आपका आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तता होने के कारण आप नहीं पहुंचे। नहीं, विशेष परिस्थिति मुझे खेद है कि आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाया जी। मेरी सद्भावनाएं शुभकामनाएं सदैव आप और आपके चैनल के साथ जुड़ी हैं। आप सर पर्यटन मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश लगातार पर्यटन के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कैसे ये विजन आया आपके दिमाग में और अगली रणनीति क्या है आप? देखिए, निश्चित रूप से ये विजन भाजपा का है, ये विजन मोदी जी का है, ये विजन योगी जी का है कि सनातन संस्कृति अपनी परंपरा आदत और जीवन मूल्यों में जो भारत की मूल संस्कृति है, मूल धरोहर है, मूल विरासत है, कि अपनी गौरवशाली इतिहास के परिप्रेक्ष्य में लगातार उसके संवर्धन के लिए काम हो, हमारी विरासतों को सम्मान मिले, संवर्धन मिले। इसी के दृष्टिगत जो आप देख रहे होंगे पर्यटन और संस्कृति का, तो छोटा मोटा कहीं बजट 10-20 करोड़ होता था, वही हजारों करोड़ में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो इसी संकल्प ने किया है, जो तो मोदी जी और योगी जी का मार्गदर्शन और उनका संरक्षण और पर्यवेक्षण हमें मिला और उसी प्रेरणा से हम लोग तेज गति से आगे बढ़े हैं। तो आज बेहद हमें खुशी इस बात की है कि जहां 2017 में उत्तर प्रदेश पर्यटकों को आकर्षित करने में छोटे छोटे कई स्टेट से भी पीछे था, मात्र 23 करोड़ सालाना पर्यटक उत्तर प्रदेश में जाते थे, वो संख्या बढ़ करके सालाना 23 करोड़ के सापेक्ष 166 करोड़ को क्रॉस कर गई है सालाना। तो गुणात्मक रूप से वृद्धि और देश के राज्यों में सर्वोच्च नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पर्यटकों को आकर्षित करने पहुंचा है। और हम बेहद खुशी इस बात की है कि धार्मिक पर्यटन ही नहीं, हमारा इको पर्यटन हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, रूरल टूरिज्म हो, होम स्टे हो, विभिन्न प्रकार के हमारे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए स्थान हो, विभिन्न प्रकार के टूरिज्म का एक हब उत्तर प्रदेश में आज विकसित हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के इस हब को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण 3 भूमिकाएं। पहली भूमिका, प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति, बिल्कुल। नंबर 2, बेहतरीन कनेक्टिविटी और नंबर 3, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका डेवलप करने का काम इन आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में संभव हुआ है। अयोध्या, काशी, मथुरा को लेकर सरकार का अगला विजन क्या है? आपने अयोध्या में विकास किया, काशी में किया, मथुरा को लेकर क्या योजनाएं? मथुरा में काम शुरू हो गया है, भूमि को परिचय करने का काम शुरू हो गया है। कॉरिडोर के लिए हम लोग प्रस्तावित जमीन की सब योजना बना करके धरातल पर उतरने का काम शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्दी मथुरा में भी बंसी वाले की जय होने वाली है, भव्य दिव्य अलौकिक अभूतपूर्व कॉरिडोर के रूप में। यही नहीं, नैमिषारण्य धाम माँ का बड़ा, इस समय जब महाकुंभ चल रहा था तो त्रिकोणीय जो डेवलपमेंट अलग अलग देखने को मिले, इसमें लोग ज्यादातर जो प्रयागराज जा रहे थे, काशी भी जा रहे थे, अयोध्या भी आ रहे थे और विंध्यवासिनी धाम भी जा रहे थे। और साथ ही नैमिषारण्य जो 84 लाख ऋषियों मुनियों तपस्वियों की तपोभूमि, जहाँ माना जाता है कि कल्याण जीवन का मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे जहाँ खास रूप से उत्तर भारतीयों से ज्यादा दक्षिण भारतीयों की आस्था और श्रद्धा वहां जुड़ी हुई है, उसको भी एक बड़ा कॉरिडोर का स्वरूप देकर के भव्यता दिव्यता के साथ डेवलप करने का काम बहुत तेज गति से इस समय चल रहा है। हम लोग पिछले 2 साल से वहाँ काफी तेज गति पकड़ चुके हैं। इसी तरह के अन्य पश्चिम में भी कई जो ऐसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है जिनका आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा स्वरूप है, उनको भी विकसित करने के लिए हम बड़ी परियोजना बना करके कार्य शुरू करा चुके हैं। और बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम विभिन्न ऐसे डेस्टिनेशनों में तीर्थ विकास परिषदों का गठन करके एक सुनियोजित वेल प्लान्ड योजना तैयार करके उस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या माना जाए, पर्यटन नए सर्किट विकसित किए जा रहा है आने वाले समय में? देखिए, 12 सर्किट में हम लोगों ने पूरे प्रदेश को बांटा हुआ है। एक और नया सर्किट 13वां सर्किट हम लोग अभी डेवलप करने का मन बनाए, जिसकी
कार्य योजना रूपरेखा सब तैयार होकर के पाइपलाइन में और काम शुरू हो गया है, जो है हमारा महाराज नीम करोली महाराज का सर्किट। ओके। चूंकि उनका जन्म स्थान अकबरपुर है, जो फरीदाबाद जिले का टूमला तहसील में है। अच्छा। वहां के जो है मूल रहने वाले, उनकी तपोस्थली है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद के पास जो गांव है, नीम करोली गांव है उनके नाम पे। तो वो उसको नीम करोली महाराज का अकबरपुर, वहां से हम शुरू करके मोहम्मदाबाद के पीछे वाले नीम करोली स्थल से लेकर के, उनके गांव से लेकर के, और पूरा हमारा मैनपुरी का जो माँ शीतला का मंदिर कॉरिडोर के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। और वहीं हम लोगों ने मैनपुरी में बड़ा ऑडिटोरियम म्यूजियम देने का काम किया है, जो मैनपुरी की ऋषियों मुनियों तपस्वियों की पूरी ऐतिहासिक आध्यात्मिक धरोहरों को, ऐतिहासिक चीजों को प्रदर्शित करते हुए एक बड़ा स्वरूप देने का काम करेगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो फिरोजाबाद आ जाते हैं। फिरोजाबाद में हम लोग सामर बाबा धाम, रपड़ी तीर्थ स्थल, और इंडिया का, देश का पहला बेहतरीन गिलास म्यूजियम, ये सभी म्यूजियम आधुनिक तकनीक से, एआई तकनीक से लैस होंगे। AR BR नई पीढ़ी को भी आकर्षित करने का काम करेंगे। और सिरसागंज में बना हुआ देश का पहला आर संस्कृति संकुल इसी सर्किट का हिस्सा होगा, 13वें सर्किट का। उससे आगे बढ़ेंगे तो रपड़ी इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, जो डकैतों का डेस्टिनेशन था। जी। आपको याद होगा नरेंद्र तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो इसी रपड़ी में 100 से ज्यादा डाकुओं का समर्पण एक साथ हुआ था, इसी रपड़ी में। उसको आज पिकनिक स्पॉट है, पूरे फरीदाबाद नहीं, आसपास के जिलों के कॉलेजों के बच्चे वहीं यमुना जी में अपना किलोकॉरियां करते हुए इसी इको बेहतरीन प्राकृतिक वातावरण में वहां विचरण करते हैं, आनंद लेते हैं। उसको शामिल किया है। उसके सीधे आगरा जनपद में घुसेंगे, बटेश्वर महाराज, 101 मंदिरों का, या उल्टी यमुना 5 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए सभी 101 मंदिरों को स्पर्श करती हुई पुनः वापस पूर्व की ओर गई हैं। 101 शंकर जी के मंदिर है, और पूरे बहुत बड़े उत्तर प्रदेश से विभिन्न प्रदेशों के लोग जहाँ आस्था श्रद्धा के साथ भोले बाबा के अनुयायी आते हैं, उसको हम डेवलप करने का काम कर रहे हैं। यह बहुत तेज चल रहा है, काफी हद तक हो चुका है। वहीं आदरणीय अटल जी का, हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी का जन्म स्थान बटेश्वर, उसको भी व्यापक स्वरूप दे करके हम लोगों ने एक नया, जो भी पूरे देश का व्यक्ति एक्सप्रेस वे से होके गुजरेगा, यमुना एक्सप्रेस वे से आगरा लखनऊ पे चलेगा, तो वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जैसे यमुना जी का पुल क्रॉस करेंगे, वहीं एक्सप्रेस वे पे बेहतरीन टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर कई हेक्टर बना रहा है। इसमें सारी संसाधन, एक पिकनिक स्पॉट भी होगा, सेल्फी पॉइंट भी होगा, ठहरने का, खाने का, पीने का, गाड़ियों की सारी व्यवस्था वहां होगी। एक यूनिक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का काम कर रहा है। वहीं तीसरा बटेश्वर में ही सौरीपुर, जो जैन समाज का बड़ा आध्यात्मिक स्थल है, उसको भी डेवलप करने का काम करके। होम स्टे को लेकर भी कोई आपने योजना बनाई है? देखिए, आज तमाम ऐसे लोग हैं जो 5 स्टार का खर्चा बहन नहीं कर सकते, तमाम ऐसे लोग हैं बड़े होटलों में खर्चा बहन नहीं कर सकते। उनके लिए हम लोगों ने, अच्छा, तमाम ऐसे परिवार हैं जो रहने वाले माँ बाप है, बाकी कमरे खाली पड़े हुए, कोई यूज नहीं है, तो ऐसे मकानों को होम स्टे में हमने अपने पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड करा के उनको सस्ते रेट पर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के साथ घर के साथ ही भोजन करें, घरेलू वातावरण में रहें, 2 कमरे अपने लिए छोड़ लें। अब हमने 16 कमरों तक का अनुमति दे दी है। अच्छा। मकान में खाली है तो 16 कमरे तक हम उसको होटल नहीं मानेंगे, होम स्टे के रूप में रजिस्टर्ड करने का काम करेंगे। तमाम संसाधन, तमाम सहायता भी उनको दे करके डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और बहुत प्रचलित हुआ है, 1000-1200 रुपए में आदमी आता है, घर मिल जाता है, घर में ही बनाएगा, घर में ही खाएगा, एक होमली वातावरण मिलता है। अच्छा, आप इतना मेहनत कर रहे हैं अपने पर्यटन क्षेत्र में, और आपकी सरकार भी ईमानदारी की मिसाल है। अयोध्या को लेकर बड़ा चर्चा है उत्तर प्रदेश के अंदर, पक्ष विपक्ष दोनों में। विपक्ष लगातार घेर रहा है, पक्ष के भी कुछ नेता टिप्पणी कर रहे हैं, चंदा चोरी को लेकर, जमीन घोटाले को लेकर।
इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि ये सब बातें जब सामने निकल के आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जिसने एक ईंट दान में दी थी राम मंदिर निर्माण के लिए, उनकी आस्था पर ठेस पहुंची है? देखिए, निश्चित रूप से इससे हम लोगों को ठेस पहुंची है, इसमें कोई शंका नहीं है, हम लोग को स्वीकार करते हैं। लेकिन आपने आदरणीय योगी जी ने जब एसआईटी गठित की जी। तो फिर उसने साफ कहा था कि लोग जब 500 साल इंतजार किए हैं तो 15 दिन का समय हमें दें, जी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआई की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है, हाँ, प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, उसमें आगे बढ़ने की बात है। तो जो जो चीजें उसमें आइडेंटिफाइड की गई हैं उस पर उन लोगों को कोई भी बख्शने का काम नहीं किया जाएगा जो इसके लिए उत्तरदायी होंगे। जी। निश्चित रूप से लोगों की भावना आहत न हो इसके लिए सारे कार्य सरकार करेगी कि लोग पुनरावृत्ति न कर सके, इसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो भी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी। इसमें किसी प्रकार के लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि सरकार पूरी तरह पारदर्शिता से, गुणवत्ता से इस पर कार्रवाई करने के लिए अड़े है, पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, आपका भी बड़ा रोल रहा था जब मंदिर निर्माण हुआ, उसके बाद आपकी भी तमाम तस्वीरें देखी गई। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। देखिए, जो भी इस तरह के इन्वॉल्व लोग हैं, राम जी माफ नहीं करेंगे उन्हें। उनका इस जीवन में अगले जीवन में कल्याण होना ही नहीं है। वो तो दंड देने का काम सरकार तो करेगी। राम जी चंपत राय को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भी दोषी होगा, अब तो चूंकि एसआईटी हो रही है और पारदर्शिता से हो रही है, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, कोई भी जो दोषी होगा बख्शा नहीं आएगा। चलिए, लखनऊ में एक बड़ा अग्निकांड हुआ, 16 छात्रों की मौत हो गई। तमाम तरीके की पूरे देश में चर्चा रही, बड़ा दर्दनाक मौत हुई, हम भी मौके पर ही थे। आप इसे मानते हैं कि जब कोई इस तरह की घटना होती है उसके बाद ही एक्शन होते हैं, उसके बाद ही कार्रवाई होती है? क्या ऐसे प्रशासन के लोग घटना के इंतजार में बैठे होते हैं? देखिए, एक चीज आपको सच्चाई महसूस होती होगी, जिस दिन घटना हुई आदरणीय मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ में थे। हाँ। तत्काल अपना कार्यक्रम निरस्त करते हुए घटना स्थल पर पहुंचे, घायलों से मिले, जानकारी ली और उसी समय हाई लेवल बैठक बुलाई, एसआईटी गठित की, एसआईटी की रिपोर्ट ली गई, इधर उत्तरदायी अधिकारियों की सूची मंगाई गई, कौन कौन उत्तरदायी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, जो लोगों को जेल भी भेजा गया। बिल्कुल। पूरे प्रदेश में उसी दिन सभी ऐसे कोचिंग सेंटर और अन्य जगहों पर जहां बिना एनओसी के, बिना प्रॉपर पूरी व्यवस्थाओं के अनियमित तौर पे ऐसी गैर कानूनी तरीके से जो भी कोचिंग सेंटर और अन्य गतिविधियां चल रही थी, तत्काल सील करने का, रोकने का काम शुरू हो गया। पूरे प्रदेश में निर्देश चले गए और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो ये काम सरकार कराएगी। जो इस घटना के लिए दोषी हो, चाहे अधिकारी हो, भाई उसके लिए ऐसी क्या कार्रवाई करेगी जो नजीर बने, जिससे इस तरह की कोई दोबारा घटना न दोहराए? यही तो नजीर बनाई, क्योंकि हम प्रदेश में भी कार्रवाई करेंगे और इस घटना में जो भी शामिल हैं किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी। 2016 में इस इमारत को अवैध माना गया था और ध्वस्त करने के आदेश हुए। अचानक से 1 महीने बाद वो आदेश निरस्त हो जाते हैं। क्या सरकार उन अधिकारियों को भी चिन्हित करेगी जो उस दौरान थे? क्योंकि अगर अवैध थी तो फिर ध्वस्त क्यों नहीं किया? अगर ध्वस्त किया, अधिकारी चिन्हित भी हो गए जी, बिना विलंब के जी, कार्रवाई भी शुरू हो गई जी, अगले दिन कार्रवाई शुरू हुई और ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की गलत गतिविधियों में संलिप्त अधिकारी दोबारा इस तरह की मंशा पालना ही भूल जाए। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2027 में एक उदाहरण के तौर पर आप ले लें, अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के लालू राज के जंगल राज को 20 साल हो गए कि नीतीश जी और ये कई बार सरकार बनते बनते 20 साल बाद भी लालू सीधा चुनाव नहीं लड़ रहे थे। उनका बेटा उत्तराधिकारी के रूप में वहां आरजेडी से मुख्यमंत्री के दावेदार के बताओ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन वो जंगल राज की याद आते ही बिहार की जनता ने 20 साल बाद भी लालू को माफ न करते हुए उन्हें जनादेश नहीं दिया उनके बेटे को। उत्तर प्रदेश में 10 ही साल होंगे। तो अगला 2000 उत्तर प्रदेश का 12 से 17 का जंगल राज
अखिलेश जी का हाँ 10 साल पूरे नहीं हुए, 10 साल होंगे 27 में। हाँ हाँ। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की याददाश्त जो 20 साल बाद नहीं भूले, तो इतनी कमजोर थोड़ी है कि 10 साल में भूल जाएंगे। अच्छा, अगला 2027 का चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा? तो कहाँ कोई गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है क्या? तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा, और प्रचंड बहुमत से 17 वाले इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उससे भी ज्यादा सीटें पा करके भारतीय जनता पार्टी परचम फहराने का काम करेगी। लगातार विपक्ष और अखिलेश जी इस बात को कहते रहते हैं, सरकार और संगठन के बीच समन्वय अच्छा नहीं है, और अब संगठन की सूची में भी देरी हो रही है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कुनबे की पार्टी तो है नहीं, हाँ। कोई एक आदमी सुप्रीमो तो है नहीं। हम्म। यहाँ विभिन्न स्तरों पर चिंतन मंथन होकर के जी विभिन्न जगह पर चर्चा होकर के निर्णय लेने का काम जी होता है। जी। और निर्णय लेकिन जो ले लिया जाता है वो बदलता नहीं है, अडिग होता है, दूरदर्शी होता है, पारदर्शिता से होता है और सर्व स्वीकार्य होता है। पार्टी के निर्णय सब आ रहे हैं, ठीक है, अखिलेश जी को हमारी पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है।